नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। दलितों अल्पसंख्यकों के खिलाफ भीड़ की हिंसा पर राज्यसभा में चिंता। विपक्ष का आरोप, सत्ताधारी दल से जुड़े हैं आरोपी। केंद्र का राज्यों को कड़ी कार्रवाई का निर्देश। लोकसभा में कांग्रेस ने लगाया किसानों से वादा खिलाफी का आरोप। राज्यसभा में आत्महत्या पर चिंता। जंतर मंतर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन। नागालैंड में टीआर जेलियांग बने मुख्यमंत्री। शुक्रवार को साबित करेंगे बहुमत। नागा पीपल्स फ्रंट से निकाले गए जेलियांग। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ओर से फायरिंग, गोलीबारी की जद में पुंछ और राजौरी की 8,000 आबादी। कांग्रेस ने मांगी हालात सामान्य करने के उपायों की जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार पर संविधान का दिया हवाला। कहा, जायज पाबंदियों के लिए बन सकता है कानून। याचिकाकर्ताओं ने जीने के अधिकार से जोड़ा। और आइए देखते हैं पहली खबर। राज्यसभा में देश भर में दलितों अल्पसंख्यकों पर बढ़ रहे हमलों और भीड़ की ओर से हो रही हत्याओं के मसले पर चर्चा हुई। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार इस तरह के मामलों में आरोपियों को संरक्षण दे रही है, तो सरकार ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए कहा कि इस तरह के मामलों को सांप्रदायिक रंग देना ठीक नहीं है। विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि हमें जातिगत नफरत के खिलाफ लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि यह धर्म या जात की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये मानवता की लड़ाई है। गुलाम नबी आजाद ने आरोप लगाया कि सरकार इस मामले में वोटों की राजनीति कर रही है। इस वक्त जितनी भी लिंचिंग है वो रूलिंग पार्टी के संघ परिवार का कोई न कोई आदमी इन्वॉल्व है। ये रिलीजियस नहीं है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये अपर कास्ट और दलित की लड़ाई नहीं, ये परिवार की लड़ाई अगेंस्ट एवरीबॉडी है। उनको संरक्षण मिलता है। समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि देश में गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा की वजह से किसानों और पशु व्यापारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने गौरक्षा के नाम पर चल रहे हथियारबंद संगठनों पर रोक लगाने की मांग की। खरीदार कोई है नहीं, गरीब आदमी उन गाय को जो दूध नहीं दे सकता उसको पाले कैसे? सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी उनके खाने पीने की। आज गांव के किसानों के लिए नील गाय, वन गाय और छुट्टा गाय एक इतनी बड़ी समस्या हो गई है। Ask for a ban on these vigilante groups of all natures, whether it is moral policing, whether it's cow vigilantism, who are resorting to such actions. These groups must be banned by central order, and that is the demand my party would like to make to the government. To be a cow vigilante, the person committing the damage, you're saying he's a criminal. All the examples with the leader of the opposition and everyone is given, they are not criminals, sir. So cow vigilante is a pretty term. The real term is cow terrorism, sir. Gaw atank. आपको क्या सबूत चाहिए? कितनी आपको बातें रखी हैं, आपके सामने सब चीजें हैं और आपकी जो मानसिकता है दलितों के प्रति वो भी छिपी नहीं है। और अब तो दलितों को छोड़ करके आपने औरों को भी पकड़ लिया है। आपने अल्पसंख्यक के साथ में जो आपकी मानसिकता थी, उत्तर प्रदेश में आज जो माहौल है वहां तो क्लास वॉर और कास्ट वॉर और हर तरीके की चीज शुरू हो गई है। First and the foremost, vigilant violence is branchly open, whether it is Jamshedpur, recently in Dadri or Uno. Everywhere, the open secret is to who these men were and what they were doing. संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि इस तरह की घटनाएं आपराधिक हैं और इन्हें सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए। जो ताकतें की ये सोचती हैं कि हम इस तरह के फैब्रिकेटेड इश्यूज के माध्यम से इस तरह के आपराधिक घटनाओं को एक बड़ा बात का बतंगड़ बना करके इस तरह की आपराधिक और जघन्य आपराधिक घटनाओं को सांप्रदायिकता का रूप दे करके मोदी सरकार
मोदी सरकार के एजेंडे को नुकसान पहुंचाएंगे। ये उनकी गलतफहमी है। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान भी विपक्ष ने गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया। एक नई परंपरा चल गई है, एक नई व्यवस्था इस देश में आ गई है, जहां नफरत के बीज बोने के कारण एक टारगेटेड भीड़ तंत्र द्वारा मॉब लिंचिंग हो रही है। सिर्फ एफआईआर रजिस्टर होने से काम नहीं होता। एफआईआर तो ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाती है, लोअर मजिस्ट्रेट को करना पड़ता है, थाने में करना पड़ता है। आपने एफआईआर दर्ज करवा के कोई बड़ा काम नहीं किया। 2014 का पहला लिंचिंग का केस हुआ है, वो किस स्टेज पर है, हाउस को ये बताइए आज। प्रश्नकाल में गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहिर ने सदन को बताया कि सरकार ने राज्य सरकारों को इस तरह के मामलों में तुरंत एफआईआर कराने के लिए एडवाइजरी जारी की है। गौवंश को लेकर जो घटनाएं हो रही है ये बहुत दुखद है, इसको तुरंत रोकना चाहिए। ऐसे गौवंश के नाम से जो हंगामा करते हैं उन पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने बार बार अपील की है और आपने कहा उसी अनुसार फिर मैं दोहराता हूं कि होम मिनिस्ट्री से एडवाइजरी निकल चुकी है। सम्माननीय राजनाथ सिंह ने उसके बारे में आदेश दिया है। हालांकि विपक्ष सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। सदन में गतिरोध की वजह से कई बार कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। House is adjourned for 10 minutes. कृत्रिम मिश्रा के साथ विशाल दहिया और पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर और बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। राहुल जी, एक ऐसा मुद्दा है ये भीड़ की ओर से हिंसक हो जाना, जो देश के अलग अलग राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी के साथ उभरा है। तमाम पार्टियां केंद्र सरकार को निशाने पर ले रही हैं। अब असल में इसमें केंद्र सरकार ये कह रही है कि कानून व्यवस्था राज्य का मसला है, हमने एडवाइजरी जारी कर रखी है, लेकिन कार्रवाई राज्यों को करनी है। कैसे से देखा जाए और केंद्र की सफाई इस जवाब को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसको ये मानना इस तरह की भीड़ द्वारा हत्या, भीड़ द्वारा हिंसा एक या दो या तीन या किसी भी एक मसले पर, एक किसी भावनात्मक मसले पर, ये 2014 से तो नहीं शुरू हुई, उससे पहले भी ऐसी घटनाएं हुई। अभी एक ख़ास तरह की, जैसे अब ये गौ आतंकवाद कह रहे हैं या गौ विजिलेंटिज्म की जिसको कहा जा रहा है, उसकी बातें जो ज़्यादा आनी शुरू हुई हैं मीडिया में। ये बात सही है। गौवंश, गोरक्षा और गाय से जुड़ी जो आप भी परिचित हैं इस देश में, ये एक विशेष स्थान रखने वाली भावना ऐसे मानना पड़ेगा, जो जितनी धार्मिक है उतनी सामाजिक भी है। ये अकारण नहीं है कि गोरक्षा की बात और गोरक्षा को राज्य द्वारा, राज्य के कर्तव्यों में शामिल करना हमारे संविधान के में शामिल है पहले से। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान में, वो संविधान सभा ने रखे हैं उसमें। तो एक अगर ऐसा माहौल बनता है और लोगों को लगने लगता है कि भाई गाय हमारी आरक्षित हो रही है, उस पर उसको जो बीफ वाला मामला है और उसको बढ़ाया जा रहा है, थोड़ा उकसाया जा रहा है, तो लोग भी संतुलन खो बैठते हैं। ये सही है। तो ये एक बेहद भावनात्मक मुद्दा है। केंद्र ने, मैं समझता हूँ, एक नहीं कई बार, स्वयं प्रधानमंत्री 3 बार बहुत सख्ती से इसको कह चुके हैं कि ये अपराध है, इनको अपराधियों की तरह ही देखा जाना चाहिए, इनसे वही व्यवहार होना चाहिए। तो अब इसमें इस सरकार की मंशा पे या प्रधानमंत्री की मंशा पर मैं नहीं लगता कि इसके बाद संदेह करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि ये राज्यों का मामला है, कानून व्यवस्था का मामला राज्यों का है, तो उनकी जिम्मेदारी भी कुछ है कि नहीं, कि ये सारी जिम्मेदारी केंद्र को दे दी जाएगी। तो अलग अलग राज्यों में जहाँ जिसकी भी सरकार हो, हमें इससे अभी मतलब नहीं है, उनकी भूमिका क्या रही है, उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, केंद्र ने जो बातें कही हैं, जो एडवाइजरी भेजी है या जो निर्देश भेजे हैं या जो किया है, वो काफ़ी हैं या नाकाफ़ी हैं, इस पर एक तथ्यात्मक बहस हमें होनी चाहिए। और इस पूरे मसले को भावना से में अगर संसद में जोड़ा जाएगा और वो राजनीतिक की जाएगी, तो इससे सिर्फ और भड़केंगे लोग, मुझे लगता है। केवल इसलिए बहुत सावधानी से इस पे दोनों पक्षों को बात करने की ज़रूरत है जी, क्योंकि विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि जब से केंद्र में बीजेपी सरकार बनी, उसके बाद से घटनाओं में तेज़ी आई, और इसीलिए विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी उन लोगों को बचाने की कोशिश करती है, फिर कार्रवाई नहीं करती। बीजेपी का सीधा जवाब सरकार की ओर से जो आज कि ऐसे मसलों पर हमारे जो हाथ हैं वो सीमित हैं, यानी कि जो हमारे कानूनी अधिकार हैं, राज्यों को हम एडवाइजरी जारी कर सकते हैं, राज्यों को इस पर कार्रवाई करने का हक है, अलग अलग सरकारें हैं। तो फिर सरकार इस मसले पर क्या करे, और क्या सरकार वाकई आपको लगता है कि इस मुद्दे पर ऐसे
खड़ी है कि जहां पर वो कार्रवाई भी नहीं कर सकती और आरोपों से बच भी नहीं सकती। आपने खुद ही एक तो ये मजबूरी बता दी, वो एक ऐसे कोने में धकेल दी गई है। लेकिन एक काम हो सकता है, ये मुद्दा दरअसल कानून व्यवस्था से के साथ साथ ही एक सामाजिक मुद्दा है। आप इसको सांप्रदायिक रंग देना चाहें तो बहुत आसान है इसको देना, क्योंकि उसमें सीधे सीधे गौवंश, गौरक्षा, हिंदू मसला और गाय को खाने वाले वो दूसरे, हालांकि कई हिंदू भी हैं जो खाते हैं, तो वो एक बड़ा जटिल है ये मसला। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थिति है और इसको कुछ लोग खाने और जीने के अपने अधिकार से जोड़ के देख रहे हैं। इसका संबंध लोगों के व्यवसाय से भी है, बहुत बड़ी संख्या है जो उन लोगों की जो इस पर व्यावसायिक रूप से जुड़े हुए हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए जुड़े हुए हैं, तो इसके कई इसके पक्ष हैं। एक जिम्मेदारी सबकी बनती है और जिसमें राजनीतिक पार्टियों में की सबकी बनती है और सत्तारूढ़ दल की सबसे ज़्यादा बनती है, क्योंकि वो सत्ता में हैं और उन पर आरोप है। ये आप भी एक वो मान लें कि वो एक ऐसा पार्टी की ओर से माहौल बनना चाहिए, एक सामाजिक माहौल ऐसा बनना चाहिए जिसमें सरकार की भूमिका है तो लेकिन सीमित है, कि इसकी हिम्मत न पड़े लोगों को, लोग बेकाबू ना हो, लोग स्थिति को समझें, लोग कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना लें, लोग हिंसा ना करें, विरोध उनको करना भी है तो वो एक शांत तरीके से करें। ये माहौल बनाना, और जो ऐसा कर रहे हैं या कर चुके हैं या करने का सोच रहे हैं, जिनके मन में इसको लेकर कुछ है, उसको समय से पहले उसको भांप कर उनको शांत करना, ये सबका काम है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जितना ये सभी राजनीतिक दलों का काम है, उतना ही सत्तारूढ़ दल का भी है, थोड़ा ज़्यादा है। एक आखिरी सवाल सर कि जिस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं, सदन में चर्चा हो रही है, लेकिन क्या ऐसे मसलों पर आपको लगता है कि कानून उस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है, कहीं शिथिलता है, या फिर ऐसे मसलों को हल्के में लेकर जो कानून से जुड़े लोग हैं या जिन पर जिम्मेदारी है वो कार्रवाई को नहीं निपटा रहे, इसलिए शायद एक मनोबल बढ़ रहा है, या फिर ऐसी घटनाएं ज़्यादा सामने आ रही हैं? ऐसा संभव है, पूरी तरह संभव है कि ऐसा हो, और कई बार लगता है कि ऐसा है। और ये उन सरकारों की जिम्मेदारी है, उन पुलिस अधिकारियों की और मंत्रियों की और मुख्यमंत्रियों की, उन सरकारों की जिम्मेदारी कुल मिला के कि वो इस भाव को और इस एहसास को बढ़ने ना दें। ये बहुत ख़तरनाक उनके अपने लिए, उनके अपने इकबाल का प्रश्न है कि उनकी अपनी पुलिस पर या अपनी व्यवस्था पे नियंत्रण है कि नहीं है। और ये बहुत ख़तरनाक इम्प्रेशन है जो अगर बाहर जाता है तो इससे बहुत नुकसान होगा। अगर ये कई जगह है, ये निश्चित रूप से हुआ है। होता क्या है कि हमने देखा, ये केवल अकेला मामला नहीं है, हमारे जो पुलिस बल हैं जो जिनको पहले इनसे निपटना पड़ता है, या प्रशासनिक जो निचली व्यवस्था है, हमने बहुत बार पूरे अपने 70-80 साल के आप इतिहास में देखें तो वो भी किसी न किसी स्तर पर सांप्रदायिक, धार्मिक, सामाजिक भावनाओं और उग्रताओं, कटुताओं और दूरियों का शिकार हो जाते हैं। चाहे वो दलित बनाम सवर्ण का प्रश्न हो, आपने देखा होगा, और वो पूरी एक मतलब 80 साल का कम से कम इतिहास है अपने आप। जी बिल्कुल। धार्मिक और सांप्रदायिक भावनाओं में तो वो भी मनुष्य हैं, वो उतना हमें दिखते हैं कि वो एक स्टील फ्रेम जिसको हम जरूर कहते हैं, लेकिन अंततः वो लोग भी इसी एक सामाजिक माहौल के दबाव में जीते हैं, उसके भीतर जीते हैं। इसको उस स्तर पर समझना और निपटना भी जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राहुल जी इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। संसद के दोनों सदनों में देश में किसानों की हालत और आत्महत्या के मसलों पर आज चर्चा हुई। राज्यसभा में कांग्रेस और जेडीयू ने किसानों की स्थिति पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में कृषि के हालात पर बहस हुई। लोकसभा में बुधवार को नियम 193 के तहत देश में कृषि के हालात पर चर्चा हुई। बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदसौर में किसानों पर फायरिंग का मुद्दा उठाया। किसान के आंदोलन में सम्मिलित हुआ और अपनी मांगे रखने में उसकी छाती पर
पुलिस के अफसर और सरकार के द्वारा गोली चलाई गई। कांग्रेस सांसद ने कहा कि एनडीए सरकार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है। भाजपा के घोषणा पत्र में ये शामिल किया गया था कि हम सरकार में आएंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को क्रियान्वयन करेंगे और लागत पर 50% मुनाफा डाल के समर्थन मूल हम बनाएंगे। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। दूसरे सदस्यों ने भी किसानों की फसल का उचित दाम दिलाने के लिए सुझाव दिए। The number of suicides by those in the farming sector rose from 12,360 in 2014 to 12,602 in 2015 according to the data. Fixation of MSP mechanism that is prevalent in the country, that is one of the major, which I feel, one of the major problem which our farmers are facing. State government have very little role to play in it. हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले कहा कि हम लागत मूल्य का 50% मुनाफा देंगे और अब हम दो गुना कह रहे हैं। राज्यसभा में किसानों की हालत और बढ़ती आत्महत्या की घटनाओं पर चिंता जताई गई। शून्यकाल के दौरान जेडीयू सांसद शरद यादव ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। देश में जिस तरह की, और याद रखना चाहिए, देश का मतलब है भारत का किसान। आज हिंदुस्तान में रोज 15 से 20 किसानों की आत्महत्या होती है। शरद जी, कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसानों को फसल का उचित दाम मिलने की जगह गोलियां खानी पड़ रही हैं। देश के 150 से ज्यादा किसान संगठन आज जंतर मंतर पर बैठे हुए। कल से समस्या पूरा देशव्यापी है, लेकिन सरकार मौन है। किसानों को कीमत मिलने के बजाय गोलियां दी जा रही हैं। कई सांसदों ने इस मामले में नियम 267 के तहत नोटिस देकर किसानों के हालात पर तुरंत चर्चा की मांग की। उपसभापति पीजे कुरियन ने कहा कि इस मुद्दे पर सदन में चर्चा होगी और सदस्य बहस के दौरान अपनी बात रख सकते हैं। रविंद्र सिंह शौरान के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों ने आज प्रदर्शन किया। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार की ओर से मांगे न माने जाने पर आंदोलन को तेज करने की चेतावनी दी है और इसके लिए अपनी रणनीति का ऐलान भी किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार दूसरे दिन किसानों ने कुछ इस तरह प्रदर्शन किया। आगरा से आए आलू किसानों ने अपनी फसल बिखेरकर विरोध जताया। किसानों का कहना है कि उन्हें आलू का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। लागत मूल्य से हमको 1.5 गुना समर्थन मूल्य अगर नहीं मिलता है तो एक किसान, आलू किसान बर्बादी के कगार पर है। तमिलनाडु के किसानों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने, कावेरी प्रबंधन बोर्ड बनाने और किसान पेंशन की मांग दोहराई। We will unite all farmer all over India. If the government will not give profitable price and till the right waiver of the loan, we will change the government. We will fight for our right. 6 जुलाई को मंदसौर से शुरू हुई किसान मुक्ति यात्रा मंगलवार को दिल्ली पहुंची थी। उनकी मांग है कि किसानों की फसल का वाजिब दाम मिले और कर्ज माफी की जाए। अखिल भारतीय संघर्ष समन्वय समिति ने किसान मुक्ति यात्रा के लिए आगे की रणनीति का भी ऐलान किया। चालू करेंगे 1 महीने तक में, 1 महीने बाद वो होगा साउथ का। उसके तत्काल बाद हम लोग जाएंगे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ये पूरा चरण करते हुए वापस हम 2 अक्टूबर को हम लोग खत्म करेंगे ये यात्रा। अक्टूबर के बाद अपनी संसद बनाएंगे और वो संसद तब तक चलेगी जब तक कि हम लोग दूसरी संसद में नहीं पहुंच जाते। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में किसान आक्रोश रैली को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और राजस्थान सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और किसानों की कर्ज माफी की मांग की। किसान खेती करता है, उसकी मदद होनी चाहिए, उसको सपोर्ट मिलना चाहिए, कर्जा माफ होना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी दबाव डालकर आपका कर्जा माफ करेगी, आप देख लेना। कई राज्यों में किसानों की खुदकुशी, फसल का उचित दाम नहीं मिलने और कर्ज की मार से किसान आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस समेत विपक्षी दल किसानों के मुद्दों के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हैं। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत स्थापित 15 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने वाले विधेयक को आज लोकसभा से मंजूरी मिल गई। विधेयक के जरिए इन संस्थानों को अपनी ओर से संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों में छात्रों को डिग्री देने का अधिकार दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पीपीपी मॉडल के तहत देश भर में 20 नए IIT स्थापित करने की घोषणा की थी। इनमें 15 में पाठ्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम गुरुवार को आएगा। सुबह 11 बजे से संसद में वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले संसद भवन की मतपेटियां खोली जाएंगी। इसके बाद राज्यों के वोटों की गिनती होगी। गिनती 8 दौर में पूरी होगी। शाम 5 बजे तक परिणाम आने की उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनाव में इस बार करीब 99% वोटिंग हुई है। एनडीए की ओर से रामनाथ कोविंद और विपक्ष की ओर से मीरा कुमार उम्मीदवार हैं। संसद परिसर में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी के फायदों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जीएसटी से कर वसूली बढ़ेगी और इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक जीएसटी लागू होने के बाद वस्तुओं की कीमतों में 4 से 8% की कमी आई है। इस बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया विदेश दौरों की जानकारी दी। बीजेपी ने सांसदों से संसद की कार्यवाही में नियमित हिस्सा लेने का निर्देश भी दिया। TR जेलियांग आज फिर नागालैंड के मुख्यमंत्री बन गए। राज्यपाल PB आचार्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जेलियांग शुक्रवार को विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे और इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। इससे पहले आज शुरोजोली रिजित्सु को बहुमत साबित करना था, लेकिन वो विधानसभा नहीं पहुंचे और इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। बाद में नागा पीपल्स फ्रंट ने जेलियांग को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग का सिलसिला जारी है। बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में भारतीय चौकियों और गांवों को निशाना बनाया। पुंछ और राजौरी जिले में हुई फायरिंग में एक नागरिक घायल हुआ। भारतीय जवानों ने भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। फायरिंग की जद में पुंछ और राजौरी के करीब 8000 लोग हैं। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने 8 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। वहीं कल फायरिंग में घायल हुए एक JCO की आज अस्पताल में मौत हो गई। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति होने के दावे पर सवाल उठाया और सरकार के उपायों की जानकारी मांगी। सरकार ये कहे कि हालात सामान्य हो रहे हैं, हालात ठीक हो रहे हैं, तो ये दावा सरासर गलत है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से असफल हुए हैं जम्मू कश्मीर में हालात ठीक करने में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिकों को निजता का पूरा अधिकार नहीं है और सरकार को जायज पाबंदियों के लिए कानून बनाने का हक है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार मानने पर सुनवाई के दौरान संविधान पीठ ने आज टिप्पणी की। कोर्ट ने संविधान के प्रावधानों का हवाला भी दिया। इससे पहले वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने दलीलें पेश की। उन्होंने कहा कि जीने का अधिकार हमारे संविधान में पहले से है। उन्होंने दलील दी कि जीने का अधिकार निजता के बिना कैसे मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले की सुनवाई 9 जजों की संविधान पीठ को सौंपी थी। भारी बारिश और बाढ़ से देश के कई राज्यों में लोग बेहाल हैं। सबसे ज्यादा असर पूर्वोत्तर के राज्यों पर पड़ा है। ओडिशा, असम और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में लाखों लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। रेल से लेकर सड़क यातायात तक बाधित है। छत्तीसगढ़ में दक्षिणी बस्तर इलाके में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस सांसदों ने आज सदन के बाहर प्रदर्शन कर बाढ़ पीड़ित पूर्वोत्तर के लिए विशेष पैकेज की मांग की। इस वर्ष बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। 25,000 लोग 122 रिलीफ कैंप में हैं। 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। तो इनके लिए बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए केंद्र सरकार एक विशेष रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज की घोषणा करेगी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र की भावना और जीवन मूल्यों में गिरावट न आने दें। उन्होंने ये बात लोकमत पार्लियामेंट्री अवार्ड समारोह में कही। इस मौके पर संसदीय कार्यवाही में उनके बेहतरीन योगदान के लिए चुनिंदा सांसदों को सम्मानित किया गया। विभिन्न श्रेणियों में सांसद NK प्रेमचंद्रन, सुष्मिता देव, मीनाक्षी लेखी, सीताराम येचुरी, जया बच्चन और रजनी पाटिल को सम्मानित किया गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद लालकृष्ण आडवाणी,
जेडीयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शरद यादव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। समारोह में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एम वेंकैया नायडू, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।